Hello, welcome to my channel Learn Physiology. So today's topic is transport of substances through cell membrane and we will study today about active transport. So what are the learning objectives of this video? What is active transport? What is primary active transport? What is sodium potassium pump and write its function which is very important, and what is secondary active transport? Okay. So if one talks about simple diffusion, तो simple diffusion क्या होता है? It is basically movement along the concentration gradient. ठीक है, तो वो क्या करता है कि जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ उस साइड लाइक इधर ज़्यादा है हाई कॉन्सेंट्रेशन, इधर लो कॉन्सेंट्रेशन, सो वो हाई से लो जाएगा अलॉन्ग विद दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दी लोअर कॉन्सेंट्रेशन along the concentration gradient. So it tries to equilibrate two sides of the membrane. So no energy required here. But हमारी जो सेल्स है उसमें कुछ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ऐसा होता है जो हमें ज़्यादा चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हमें इंट्रासेल्यूलर पोटेशियम आयन शुड बी हायर, whereas intracellular sodium concentration should be lower as compared to extracellular. So अभी हम ये कैसे अचीव करेंगे? तो by the active transport. So here it's its definition. When cell membrane moves molecules or ions uphill against a concentration gradient, it is known as the active transport. मतलब क्या हुआ कि here molecules or ions are transported against the concentration gradient, और इसीलिए against the concentration gradient है, इसीलिए हमें energy is required. So it has two types, primary active transport and secondary active transport. Okay. Now question number 1 here is, what is primary active transport? Write about structure, mechanism and functions of the sodium potassium pump. Functions of the sodium potassium pump, it is a very important question. Very important. Okay. So basically प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है? तो अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसलिए उसको क्या चाहिए होगी, अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए उसको चाहिए होगी एनर्जी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स और आयंस अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसीलिए उसको एनर्जी चाहिए होगी. तो अभी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इट इज़ डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द ATP और सम अदर हाई एनर्जी फॉस्फेट. सो हियर एनर्जी हमें डायरेक्ट या तो ATP से मिलती है या तो फिर कोई दूसरा हाई एनर्जी फॉस्फेट से मिलती है, और इतने आयंस दिस आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू दी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जनरली. नाउ एग्जाम्पल वी विल स्टडी अबाउट सोडियम पोटेशियम पम्प. इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट पम्प. सो हमने इधर ऊपर ही पढ़ा था कि हमें पोटेशियम K+ का कॉन्सेंट्रेशन सेल में ज़्यादा होना चाहिए इन सेल, और सोडियम का कम होना चाहिए एज कंपेयर्ड टू ECF, राइट. सो ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? इट पंप सोडियम आउटवर्ड्स एंड पोटेशियम इनवर्ड्स. मतलब बेसिकली पोटेशियम हाई, सोडियम कम in cell as compared to extracellular. Okay. Now ये डायग्राम है of the sodium potassium ATPase pump. Now ये हम अभी स्टडी करेंगे. So अभी I am talking about its structure. Okay. So if I talk about its structure, तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट है, इतना एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट है. ये है इंट्रा सेल्यूलर पार्ट.
और ये उसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है, दिस इज इट्स मेम्ब्रेन, ठीक है. नाउ so this carrier protein sodium potassium pump it is made up of two separate globular units. तो देखो हम अभी ड्रॉ करना होगा हमें, तो हम कैसे करेंगे, मिनट. ओके, सो दिस इज इट्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट. ये कौन सा पार्ट है, सॉरी, ओके, यस, गुड, दिस इज इट्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट, ठीक है. This is its intracellular part. This is its intracellular part. Okay. Now, carrier protein. It is made up of two separate globular units. So basically, there is an alpha subunit. See, इधर भी सेम हम लोग कर देते हैं. पहले ये डायग्राम आपको कैसे ड्रॉ करना है वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ, ऐसा हो तो पहले ये समझ लोगे ये क्या कहता है, ठीक है. बाद में हम इसके बाजू में ही ड्रॉ कर देंगे. सो दिस इज इट्स ओके ओके, सो दिस इज इट्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट and this is its intracellular part. Okay, now इसके पास दो सब यूनिट है, हियर अल्फा सब यूनिट एंड हियर बीटा सब यूनिट. ओके, एज यू कैन सी. नाउ अल्फा सब यूनिट इट इज़ एन लार्जर वन. ये ज़्यादा बड़ा है अल्फ़ा सब यूनिट देन कंपेयर टू बीटा, ठीक है. एंड बीटा सब यूनिट इट इज़ एन स्मॉलर वन एंड इट हैज़ एन अननोन फंक्शन. हमें मेनली हमें मेनली अल्फ़ा सब यूनिट का ही फंक्शन पता है, हमें अभी बीटा सब यूनिट का फंक्शन इट इज़ अननोन टू अस. ओके, सो दिस अल्फ़ा सब यूनिट के पास बेसिकली 3 स्पेसिफिक फीचर्स है ऑन द इंट्रासेल्यूलर, मतलब इनसाइड. ये इधर ये इनसाइड है, इस साइड पे आपको क्या दिख रहा है, 3Na+ बाइंडिंग साइड है, ठीक है. कहाँ पे, ये साइटोप्लाज्म के साइड होगा ऑफ कोर्स, साइटोप्लाज्म टूवर्ड्स साइटोप्लाज्म, ठीक है. तो टूवर्ड्स साइटोप्लाज्म उसके पास 3 सोडियम बाइंडिंग साइड है. ओके, और दूसरा क्या दिख रहा है, ये हो गया आपका. दूसरा क्या दिख रहा है, इट ऑल्सो हैज़ दी ATPase एक्टिविटी साइड एंड ATP बाइंडिंग साइड टूवर्ड्स दी साइटोप्लाज्म एंड फॉस्फोराइलेशन साइड. सो बेसिकली 4 साइट है इधर. कौन सी, ATPase इट इज़ एन एंजाइम विच ATPase इट इज़ बेसिकली एन एंजाइम. ओके, ATPase side, ATP binding side, phosphorylation side and 3Na+ binding side it is present towards the इंट्रासेल्यूलर मतलब साइटोप्लाज्म, ठीक है, टूवर्ड्स साइटोप्लाज्म. नाउ हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड मतलब आउटसाइड ऑफ द सेल में क्या दिख रहा है हमें, 2K+ बाइंडिंग साइड एंड आयोबेन बाइंडिंग साइड. ओके, नाउ सो दिस 3 स्पेसिफिक फीचर्स हमने पढ़ लिए. ओके, नाउ हाउ डज बेसिकली दिस पम्प ऑपरेट्स वो हमें देखना है. उसके पहले आई विल जस्ट शो यू हाउ यू विल ड्रॉ दिस. ओके, जिससे आपको और क्लियर हो जाए. सो सबसे पहले ये बना दो सेल मेम्ब्रेन. My drawing is bit like okay, so see ऐसे सेल मेम्ब्रेन बना दो.
ठीक है। अभी सेल मेम्ब्रेन के आजू बाजू हम बनाएंगे क्या, दिस इज द बीटा सब यूनिट, ठीक है। दिस इज द अल्फा सब यूनिट, ठीक है। सो अल्फा बीटा, ठीक है। अभी हमने क्या सीखा है कि साइटोप्लाज्म ये बेसिकली एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड है और आउटसाइड, ठीक है। मैंने इधर ड्रॉ करना होगा तो इधर नीचे ही लिख दूँ, और आउटसाइड, ओके। ये बेसिकली क्या है, इंट्रा सेल्यूलर या इनसाइड या फिर साइटोप्लाज्म वाली साइड, ओके। दिस इज इंट्रा सेल्यूलर, साइटोप्लाज्म, इनसाइड सेल साइड है, ठीक है। अभी इधर भी साइड पे भी ऐसे हो जाएगा, नाउ अभी इंट्रा सेल्यूलर साइड क्या क्या है, तो देखो सोडियम हमें बाहर ट्रांसपोर्ट करना है, तो सोडियम की जो साइड होगी वो इधर होगी, तो वो अंदर से बाहर जा सकेगा, तो ये सोडियम की साइड है। ATPase activity, phosphorylation and ATP binding site, okay. So this is this, okay, मैं नंबर दे देती हूँ, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is here extracellular side पे होगा 2K plus binding site and IFN binding site, this is 5, this is 6, okay. ओके सो लेट्स डू इट। फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा हमारा, 1 मिनट, 3Na प्लस बाइंडिंग साइड। सेकेंड पे क्या आएगा आपका, सेकेंड पे आएगा आपका फॉस्फोराइलेशन साइड। थर्ड पे आएगा आपका ATP बाइंडिंग साइड, एंड फोर्थ पे आएगा ATPase एक्टिविटी साइड। हियर फिफ्थ हमें पोटेशियम चाहिए, K+ चाहिए इनसाइड दी सेल, तो उसकी बाइंडिंग साइड टुवर्ड्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड होगी, जिससे वो बाहर से अंदर आ सके पोटेशियम K+, ओके। तो फिफ्थ पे है 2K+ बाइंडिंग साइड, 6 IFN binding site, okay. So this is how you will draw, okay, this pump. Now how does it operate? So if I talk about its mechanism, then it is in P type. P type मतलब क्या होता है, phosphorylation type, okay. So what do you mean by P type? Phosphorylation type, okay. Now it is in P type ATPase pump which transports 3Na+ out of the cell for 2K+ inside, is an electrogenic pump, okay. So it is its definition also कि it is in P type। हम आगे उसकी पूरी मैकेनिज्म में समझेंगे कि फॉस्फोराइलेशन टाइप मतलब कौन सा होता है। तो P type ATPase pump which transports 3Na+ out of the cell for 2K+ inside, and due to this ionic difference it is an electrogenic pump, okay. Now first क्या होता है
कि देयर इज एन बाइंडिंग ऑफ 3Na+ एंड ATP टू देयर रिस्पेक्टिव साइट्स ऑन सब यूनिट एक्टिवेट्स द एंजाइम ATPs। नाउ क्या होता है, सबसे पहले 3Na+ आके इधर बाइंड हो जाता है और ATP इधर बाइंड हो जाता है। जब ये 3Na+ सपोज इधर बाइंड हो गया, 3Na+ इधर आके बाइंड हो गया, बाइंडिंग हो गई, ठीक है, इधर ATP भी बाइंड हो गया, तो ये दोनों मिला के क्या करते हैं, इट विल बेसिकली एक्टिवेट द ATPase एंजाइम। और ये ATPase एंजाइम ATPase है, मतलब इट कैटालाइज करेगी, तो इट कैटालाइजेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP टू ADP। सो बेसिकली ATPase है, मतलब वो हाइड्रोलाइज करेगी ATP को ADP में, लिबरेटिंग हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड which is the phosphorylation. This step it is known as the phosphorylation. So इसीलिए हमने पढ़ा इधर P टाइप मतलब phosphorylation टाइप, ठीक है। Now phosphorylation of alpha subunit होगा तो it leads to the conformation change in the carrier protein that transports 3Na+ outside। अभी अल्फा सब यूनिट का फॉस्फोराइलेशन हुआ, करियर प्रोटीन में कन्फर्मेशन चेंज आया एंड 3Na+ आउट ऑफ द सेल ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी जो 2K+ है इट विल बाइंड टू द आउटर साइड। नाउ हियर जो 2K+ है वो इधर बाइंड होगा आउटर साइड पे। अभी क्या होगा कि इट हाइड्रोलाइजेस द एस्पार्टिक एसिड फॉस्फेट बॉन्ड, इधर बेसिकली हो हाइड्रोलाइजेस द इधर बेसिकली हाइड्रोलाइजेशन होगा किसका, एस्पार्टिक एसिड फॉस्फेट बॉन्ड का, एंड इट विल लीड टू डीफॉस्फोराइलेशन। ओके, अब दिस डीफॉस्फोराइलेशन will cause the reconformational change in the alpha subunit that transfers 2K+ from outside to inside of the cell। तो इधर हाइड्रोलाइज हुआ एस्पार्टिक एसिड फॉस्फेट बॉन्ड का, इसकी वजह से इधर आ जाएगा अल्फा, ये सब यूनिट पे होगा reconformational change which will transfer 2K+ inside the cell। okay, and this reconformational change results in the original position of the carrier protein। So the reconformational change से क्या होगा, तो it will result in the original position of the carrier protein, ठीक है। तो बेसिकली इस पूरे पंप में क्या हुआ, 3Na+ बाहर गया, 2K+ अंदर आया और 1 ATP का हाइड्रोलाइज हुआ, ठीक है। तो फिर से इसी डायग्राम से मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले 3Na+ आया, बाइंड हुआ, ATP बाइंड हुआ, ये दोनों बाइंड हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ कि ATPase एंजाइम एक्टिवेट हुआ, एंड ATPase एंजाइम विल कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP to ADP। It will catalyze the hydrolysis of ATP to ADP and liberates the high energy phosphate bond, जिसको हम कहते हैं phosphorylation। इसलिए इधर हमने बोला कि it is in P type, it is in P type ATPase pump। okay, so it will liberate the high energy phosphate bond। अभी क्या होगा कि phosphorylation of the alpha subunit will lead to the conformational change in the carrier protein which will transport 3Na+ outside। okay, अभी क्या होगा कि 2K+ इधर आया, अभी it will do what, it will hydrolyze the aspartic acid phosphate bond। ठीक है, इससे इधर सब यूनिट पे कौन सा चेंज होगा, रिकन्फॉर्मेशनल चेंज, और इसकी वजह से 2K+ अंदर आ जाएगा सेल में। ठीक है, एंड ये जो करियर प्रोटीन है वो अपनी पहले की जगह पे फिर से आ जाएगा।
सो इस पूरे प्रोसेस में 3Na+ आउट, 2K+ इन एंड 1 ATP हाइड्रोलाइज। तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म, 3Na+ आउट, 2K+ इन, 1 ATP हाइड्रोलाइज्ड। सो आपको ये 6 स्टेप मैकेनिज्म में याद रखने हैं। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द पंप, सो एक्टिवेशन ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप, मतलब कौन एक्टिवेट कराता है? तो हार्मोन सच एज थायरॉक्सिन, इंसुलिन, aldosterone एंड जी एक्शन, इट विल एक्टिवेट। इनहिबिशन कौन करवाता है? डोपामाइन एंड डिजिटालिस। नाउ इस इनहिबिशन में डिजिटालिस का कौन सा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है? सो बेसिकली आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि सी नाउ cardiac glycosides like iodine और digitalis prescribed in the heart failure। तो हमारे पास कोई पेशेंट आया, पेशेंट को आप हम एज ए डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, हम एज ए डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करना है एंड वी आर प्रिस्क्राइबिंग आयोबिन और डिजिटालिस। ओके, सो ये बेसिकली क्या करता है? तो ये इनहिबिशन करता है पंप का, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि सोडियम अकमलेट होगा सेल में, इनसाइड ऑफ द सेल, एंड इट प्रिवेंट्स द पोटेशियम इन्फ्लक्स, मतलब इसका पूरा उल्टा हो जाएगा। आपने ये पेशेंट को ड्रग दी तो सोडियम अकमलेट्स एंड प्रिवेंट्स द पोटेशियम इन्फ्लक्स। सो एक दूसरा पंप होता है सोडियम कैल्शियम। सो कैल्शियम इफ्लक्स टू सोडियम कैल्शियम यूटिलाइजेज दी सोडियम ग्रेडियंट। तो अभी ये इसकी वजह से सोडियम ग्रेडियंट कम बना तो कैल्शियम भी कम बाहर जाएगा सेल में से, ठीक है। सो कैल्शियम साइटोसोलिक कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा सेल में, इसीलिए इसकी वजह से मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, इट इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज, और आप मतलब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस करके एग्जाम में हेडिंग में ये लिख सकते हो, ठीक है। नाउ फंक्शंस ऑफ द सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस पार्ट। सो फर्स्ट फंक्शन, इट मेंटेन्स द साइटोसोलिक आयरन concentration, high concentration of sodium, sorry, high concentration of potassium, my bad। सो वो गलती से निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं। So it maintains the cytosolic ion concentration. So how nicely it will maintain the high concentration of potassium and low concentration of sodium inside the cell. Okay. Now cell volume, it maintains the water movement across the cell by maintaining the iron concentration. Protein synthesis, high cytosolic potassium concentration necessary for प्रोटीन सिंथेसिस। सो बेसिकली देखो, उसने साइटोप्लाज्म में आयरन कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन किया, उसकी वजह से वो सेल वॉल्यूम मेंटेन कर पा रहा है। अभी हाई साइटोसोलिक पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन है, इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, नाउ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो मेंटेन कर रहा है। And hormone actions, it mediates action of many hormones, example thyroxine, aldosterone and insulin. So it is its functions. So this is about your question. Now we will discuss shortly about the secondary active transport. So energy, it is derived secondarily from energy that has been stored in the form of ionic concentration differences between two sides of the membrane created originally by primary active transport. So by definition आपको ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से समझाती हूँ। So कैसे? So basically हमारे पास प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या डायरेक्टली एनर्जी यूटिलाइज करता है फ्रॉम एटीपी और हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, राइट। अभी ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करता है? अभी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ने कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट किया, ठीक है, आयंस का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट किया। ओके, उस
उस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस में जो एनर्जी स्टोर होती है वो ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूटिलाइज करता है. सो इट इज़ इन सेकेंडरी, मतलब इट डिराइव्स एनर्जी सेकेंडरीली. किससे? तो भाई फ्रॉम द आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस में जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है, जो क्रिएट कर रहा है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, उससे ये एनर्जी लेता है. सो इट डिराइव्स एनर्जी that has been stored in the form of the ionic concentration differences between two sides of the membrane created originally by the primary active transport. देखो, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आयनिक डिफरेंस क्रिएट करेगा, उसकी वजह से कुछ एनर्जी स्टोर होगी और वो एनर्जी यूटिलाइज करेगा आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो हियर इट इज डेफिनेशन. So it derives energy that has been stored in the form of the ionic concentration difference between two sides of the membrane created originally by the primary active transport. इसका एग्जाम्पल हम डिटेल में एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए आपको इतना ही जानना ज़रूरी है. ओके, सो होप आपको ये मेरी अच्छी वीडियो पसंद आई होगी. एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में नोट्स लिख दीजिएगा. एंड please subscribe and it will be good to me. Thank you.